हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसे हम संभाव्यता प्रतिचयन विधि कहते हैं, उसी के एक प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं और उस प्रकार का नाम है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बड़े ही सिंपल है, नाम से ही आपको लग रहा होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और हिंदी में यदि बात की जाए तो इसे कहते हैं साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन देखें कि सैंपल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली विदाउट क्लासिफाइंग द पॉपुलेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, इट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एक वर्ड आया है यहां पर जिसको कहते हैं रैंडमली, या हम कहें कि रैंडम सिलेक्शन होता है। और अभी मैंने कहा कि हिंदी थोड़ी सी की इसकी एक टिपिकल है यादृच्छिक या यादृच्छिकीकरण। हम केवल रैंडम वर्ड पर अभी कंसंट्रेट करते हैं कि रैंडम का मीनिंग क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि आपको एक सिलेक्शन करना है जिसे हम रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। आप बात बात में अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो आप कहते हैं अरे मैंने रैंडमली चूज कर लिया। आपको मैं कहूं कि यहां पर 20 लोग बैठे हैं और 20 लोगों में से 3 लोगों का चयन करना है रैंडमली। यदि आप रिसर्च नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे? रैंडमली मतलब बिना सोचे समझे, मतलब आपने कोई ऐसा लॉजिक नहीं लगाया। आपने ठीक है विवेक आप आ सकते हो क्या, या विमल आप आ सकते हो क्या, या शरद आप आ सकते हो क्या। आपने क्या किया? रैंडमली चूज कर लिया, जो मिला। यही तो होता है ना। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा इमेजिन करें कि जब आप खुद रैंडम वर्ड यूज करते हैं तो क्या होता है। जो मिला उसका सिलेक्शन कर लिया, जो मिला उसको मैंने उठा दिया। रैंडमली उठ जाओ भैया, तू उठ जा, तू उठ जा, मतलब मैंने रैंडमली उठाया। 50 लोग थे, मैंने उठा लिया, भैया आप उठ जाओ। या इसको और दूसरे तरीके से कहें तो हम कहते हैं मैंने किसी को भी उठा लिया, मैंने किसी का भी चयन कर लिया। वर्ड पे अगर जाएं, रैंडम वर्ड पे जाएं तो ये मीनिंग बिल्कुल ठीक लगता है कि हां किसी को भी आप उठा लें, किसी का भी आप चयन कर लें। रैंडम वर्ड का मीनिंग है बिना सोचे समझे या अनस्पेसिफाइड, कि आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि नहीं मैं इसी का सिलेक्शन करने वाला हूं, आपने किसी का भी सिलेक्शन कर लिया। यह मतलब रैंडम का होता है। लेकिन रिसर्च में थोड़ा सा इसमें हम टेक्निकलिटी जोड़ देते हैं कि हम इस रिसर्च में जब हम रैंडम मीनिंग को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं कि वहां फिर कोई भी तो होता है, लेकिन कोई भी का मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे किसी का भी सिलेक्शन कर लेते हैं, अनस्पेसिफाइड सिलेक्शन कर लेते हैं वहां, लेकिन मेरा पक्षपात काम कर रहा है। आप थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से देखें कि यहां पर 20 लोग हैं और 20 लोगों में मैंने अभी कहा कि 3 लोगों का सिलेक्शन करना है। रैंडमली आप कर लें। आप क्या करेंगे? जिसको आप जानते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, जिसे आप चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे, या जो भी कोई मिल जाए उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या यहां पर आप अगर रिसर्चर हैं तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं या वो सेलेक्ट होना चाह रहा है, तो क्या आपका पक्षपात काम नहीं कर रहा है? क्या आप बायस्ड नहीं है? क्या आपकी पसंद काम नहीं कर रही कि आप जिसको पसंद करते हैं उसका आपने सिलेक्शन किया है? क्या आपकी इच्छा काम नहीं कर रही है कि आपकी इच्छा है, आपने इसलिए उस व्यक्ति को या उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है? नहीं, रैंडम वर्ड का मीनिंग बिल्कुल सही है कि आप किसी को भी सिलेक्ट कर लें, कोई भी आ सकता है, लेकिन आपका पक्षपात काम नहीं करेगा। आपकी विशेष, आपकी मतलब जो रिसर्चर है, जो प्रयोग करता है, उसकी विशेष, उसकी इच्छाएं काम नहीं करेंगी। वो अपनी पसंद नहीं थोपेगा, वो तो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल तटस्थ रहेगा। उसका कोई पक्षपात, कोई इच्छा कोई काम नहीं कर रही है। वो तो बिल्कुल एक ऐसा मेथड चुनेगा कि जिससे कोई भी आ सकता है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। या हम कहें कि 20 में से 3 लोगों का चयन करना है, तो एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए कि 3 लोगों का चयन हो, लेकिन ये 20 में से सबके आने की संभावना हो। और इसको हम कहते हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी, समान संभावना।
समान संभावना, कि जब भी रैंडम वर्ड आएगा तो एक इक्वल प्रोबेबिलिटी का नियम जरूर काम करेगा कि सबके मतलब 20 लोगों के 3 में आने की, 3 लोगों में चयन होने की बिल्कुल इक्वल संभावना है, बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तब तो हम उसको रैंडम कहेंगे। और जहां भी इक्वल प्रोबेबिलिटी का नियम काम करता है वहां पर प्रयोगकर्ता या जिसे हम शोधकर्ता कहते हैं, इसका कोई भी बायस, इसकी कोई भी इच्छा जिसे हम कहते हैं विश, कोई भी लाइक्स या डिसलाइक्स काम नहीं करेगी। रैंडम में यही एक बड़ी विशेषता है कि प्रयोगकर्ता बिल्कुल न्यूट्रल रहता है कि सब मैं किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं जिसको चाहूंगा उसका ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल यही है सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड। मैंने बिना किसी मतलब पॉपुलेशन को बिना किसी कैटेगरी में डिवाइड किए, बिना कोई लॉजिकल कैटेगरी में या अपनी कोई इच्छा के अनुसार, बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से, बिल्कुल यूनिवर्सली मैंने सबको अवसर दिए उस सैंपल में आने की, तब क्या होगा उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हम इस डेफिनेशन पर एक बार और ध्यान दें। सैंपल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली विदाउट क्लासिफाइंग द पॉपुलेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, कि जो सैंपल्स का जो सिलेक्शन किया है, जो प्रतिदर्श का जो सिलेक्शन किया जा रहा है, वो जीव संख्या को या समष्टि को या पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरी में, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए बिना हम सेलेक्ट कर रहे हैं। किसी भी श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे पूरे के पूरे लोगों में से 20 लोग या 30 लोग या 40 लोग, जिन लोगों का हम चयन करना चाहते हैं उनको हम चयन कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता है वो है कि इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी, समान संभावना रहेगी चयनित होने की, कि कोई भी या किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा और जल्दी और ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। मान लेते हैं कि निरमा यूनिवर्सिटी आप सब जानते होंगे कि जो अहमदाबाद में है। निरमा यूनिवर्सिटी के टीचर्स पर मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, मैं उनके शिक्षकों पर एक रिसर्च करना चाहता हूं। और यह भी मान लेते हैं, मुझे नहीं पता कि निरमा यूनिवर्सिटी में कितने टीचर्स हैं, लेकिन मैं मानकर चलता हूं कि वहां पर 500 टीचर्स हैं। 500 टीचर्स हैं। और क्या मैं 500 टीचर्स पर कोई रिसर्च करना चाहूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं 500 लोगों पर नहीं रिसर्च करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि 500 एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी पॉपुलेशन है मेरे लिए। मेरी कैपेबिलिटी, मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो धन है, उसके हिसाब से 500 लोग ज्यादा हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि नहीं, मुझे केवल 100 टीचर्स पर ही काम करना है। किसके? निरमा यूनिवर्सिटी के 100 टीचर्स पर काम करना है। अब अगर मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग से इन 100 लोगों का चयन करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, मैं एक लॉटरी मेथड, आपको ध्यान आया होगा लॉटरी मेथड हमने पिछले वीडियो में समझा था। एक लॉटरी मेथड यूज करूंगा कि ये जो 500 लोग हैं या जो 500 जो टीचर्स हैं, उन 500 लोगों की सबकी अलग अलग चिट बनाऊंगा। चिट बनाने के बाद मैं उसको एक बार में, और एक उसको, आप उसको बार कह लें, आप उसको डब्बा कह लें, या कुछ भी ऐसा कोई एक कार्टन कह लें, आप उसने 500 लोगों की चिट, आपने मतलब 500 पर्चियां उस डिब्बे में डाल दी फोल्ड करके, कि वो नाम किसी को ना दिखे। फिर आपको चयन किसका करना है? 100 लोगों का। आपने उन पर्चियों को मिला लिया, और पर्चियों को मिलाने के बाद आपने एक पर्ची निकाली, पहली पर्ची निकाली, और पहली पर्ची में किसी एक टीचर का नाम है। आपने उस टीचर का नाम लिखा अपने रजिस्टर पर, और आपने वो पर्ची वापस उसमें डाल दी। फिर सबको मिला दिया। फिर आपने दूसरी पर्ची निकाली, दूसरी पर्ची में जिसका नाम था आपने उस टीचर का नाम लिखा रजिस्टर में, और दूसरी पर्ची को वापस डाल दिया। अगर तीसरी बार में वही नाम वापस आता है जो पहले आया था, तो आप क्या करेंगे? आप उसको लिखेंगे नहीं, आप वापस उस पर्ची को फोल्ड करेंगे और उसमें डाल देंगे, मिला लेंगे, फिर निकालेंगे।
तब तक वो प्रोसेस करते रहेंगे कि जब तक 100 लोगों का चयन ना हो जाए, 100 टीचर्स आपके सेलेक्ट ना हो जाए। इसे कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड। कि आप लॉटरी मेथड यूज कर लें तो भी ठीक है, आप ऐसा करें कोई दूसरा कोई रैंडम जो नंबर मेथड होता है, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, आप उसको यूज कर लें। लेकिन लॉटरी मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी है, क्योंकि यहां पर 500 लोग हैं तो 500 लोगों की एक लॉटरी बनाई जा सकती है। तब तक वो निकालते रहेंगे हम स्लिप, जब तक कि हम 100 लोगों का सिलेक्शन ना कर लें। अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जब मैं इन 100 लोगों का चयन कर रहा था, जब मैं चिट उठा रहा था उन 500 लोगों में, और उन चिट में जो सेलेक्ट हो रहा था उसका मैं नाम लिख रहा था, तो क्या मैं अगर रिसर्च कर रहा हूं तो मेरा क्या कोई बायस काम कर रहा है उसके सिलेक्शन में? मैं कोई पक्षपात से काम कर रहा हूं या बिल्कुल मैं पक्षपात रहित हूं? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि किसका सिलेक्शन होगा, वो तो जिसकी पर्ची निकलेगी, जिसकी चिट निकलेगी उसका सिलेक्शन होगा। तो यहां अगर आप देखें इन 500 लोगों में 100 लोगों का जो सिलेक्शन किया है रिसर्चर की, जो रिसर्चर कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, उसकी पसंद नहीं यहां पर दिखाई दे रही है, उसका कोई पक्षपात सिलेक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी कोई भी इच्छा सिलेक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। इसी को कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन विधि। आप लॉटरी मेथड के सिवाय और कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन करना वही मेथड पड़ेगा आपको यूज कि जिसमें रिसर्चर का कोई बायस काम नहीं करेगा, कोई लाइक्स, कोई डिसलाइक्स, कोई इच्छा काम नहीं करेगी किसी को भी सेलेक्ट होने की। वहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी, बिल्कुल कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अब कोई कहता है कि साहब अगर 2000 या 5000 लोग हों और उन 5000 में से 500 लोगों का चयन करना है, तो क्या सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड से हो सकता है? तो कहेंगे हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखिए इसकी एक लिमिटेशन भी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ी होती जाएगी, मान लिया 1 लाख की पॉपुलेशन होगी और उस 1 लाख में से आपको 1000 लोगों को चुनना है, तो फिर आपके पास 1 लाख लोगों का डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख लोगों का डेटा नहीं हुआ तो फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज करने में आपको दिक्कत होगी, फिर आपको फिर और कोई दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बिना किसी, यहां पर अगर आप देखें, विदाउट क्लासिफाइंग द पॉपुलेशन इन डिफरेंट कैटेगरीज, आप पॉपुलेशन को किसी भी विभिन्न कोई कैटेगरी में डिवाइड नहीं करके आप केवल रैंडम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो फिर आपको पूरे के पूरे 1 लाख लोग जो हैं, जो आप पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसलिए एक लिमिटेशन सीधी इसकी इस मेथड की बनती है, और वो क्या है, वो है कि जब भी लार्ज पॉपुलेशन होगी, लार्ज पॉपुलेशन अब आपके ऊपर डिपेंड करती है कि लार्ज पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। हो सकता है आपके हिसाब से 2000 लोग जो हैं वो भी लार्ज पॉपुलेशन में आ सकते हैं, या 1 लाख लोग लार्ज पॉपुलेशन में आ सकते हैं। जहां पर भी लार्ज पॉपुलेशन की बात आएगी, लार्ज पॉपुलेशन में आपको इस सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड को यूज करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर समय बहुत अधिक लगेगा, वहां पर श्रम बहुत अधिक लगेगा, वहां पर धन बहुत अधिक लगेगा, वहां पर आपकी ऊर्जा बहुत अधिक लगेगी। इसलिए यह मेथड उस जगह यूज होता है जहां पर आपकी पॉपुलेशन सीमित है, कम लोग हैं, उन कम लोगों में से ही कम लोगों का चयन करना है। तब तो आप क्या करें, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज करें। इसकी 2 विशेषताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली विशेषता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, इक्वल प्रोबेबिलिटी, सभी के आने की समान संभावना है। दूसरा, यहां पर रैंडम वर्ड आ रहा है, और आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी ये कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता केवल और केवल एक है, क्योंकि उस मुख्य विशेषता में सारी चीजें आ जाती हैं, और वो मुख्य विशेषता है रैंडमाइजेशन, वो मुख्य विशेषता है यादृच्छिकीकरण। और जहां भी रैंडम वर्ड दिखे, आप सीधा समझ जाएं कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, ये असंभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है, ये संभाव्यता प्रतिचयन विधि है, और यहां पर किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। अभी केवल हमने आज एक मेथड समझने की कोशिश की है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड,
क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग मेथड, बहुत सारी सैम्पलिंग्स हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं। हर वीडियो में हम एक सैम्पलिंग मेथड को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह ये चैप्टर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की है। और आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि साइकोलॉजी की टीचिंग मेथड जो अभी हम क्लासेस चल रही हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए, तो इसको आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, दूसरों को मोटिवेट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।